नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला। घूमने आए परिवार की कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई और 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। नैनीताल में वीकेंड पर घूमने आए गाजियाबाद के एक ही परिवार के 2 सदस्यों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। बता दें आपको, इस दौरान 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा बाजपुर मार्ग पर गढ़पुक्कू और चेकपोस्ट से करीब 2 किलोमीटर आगे हुआ है। बता दें आपको, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी 5 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। घटना को लेकर जो जांच पड़ताल है लगातार पुलिस कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बाजपुर मार्ग पर तेज रफ्तार और सुबह की धुंध के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नैनीताल से ये बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे की शिकार हो गए लोग और इस हादसे में जो है कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई और इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। यहाँ ये लोग करीब 8:30 बजे के आसपास लाए हैं। 108 के माध्यम से आए हुए हैं और ये जांच करने में पाया गया कि ये जो है मृत पाए गए, तो इनको यहाँ पर अभी रखा गया है। अभी पुलिस अपनी आगे की जांच की कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में जो कुछ भी इस समय हो रहा है वही है जो मैं हमेशा से चाहता था। उन्होंने खुद को एक पक्का राजनीतिक कार्यकर्ता बताया और कहा कि वह छात्र राजनीति से आए हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि भले ही उनकी पीएचडी मिलिट्री साइंस में है, लेकिन राजनीति की समझ उन्होंने लंबे अनुभव से ही हासिल की है। मीडिया में बढ़ती चर्चाओं पर हरक सिंह रावत ने तंज कसते हुए कहा कि बिना किसी प्रचार खर्च के उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हुए बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा। रावत का कहना है कि बीजेपी के लोग जितना उन्हें गिराने की कोशिश करेंगे वह उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ लिखते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनके पक्ष में भी लिख रहे हैं। यही तो चाहता था, मैं चाहता यही था। ये तो राजनीति के देखिए, सुन लो, मैं पक्का राजनीतिक, मैं छात्र राजनीति से आया हूं ना। कुछ तो पीएचडी, मैं मिलिट्री साइंस में पीएचडी की है, लेकिन मैंने सही मायने में देखा जाए तो मैंने राजनीति में भी पीएचडी हो गया हूं। अरे बिना खर्चे पर्चे के चर्चा, अभी खर्चा भी नहीं किया मैंने, अभी पर्चा भी नहीं किया और आप लोग चर्चाओं में ला रहे हो। मतलब आप लोगों की कृपा है, मैं तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम सर्द चल रहा है। सर्दी बढ़ती ही गर्म कपड़ों के साथ साथ लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। विकास नगर में भी नगर पालिका ने सभी मुख्य चौक चौराहों पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है और शाम के समय में लड़कियों से इस दौरान लकड़ियों से जलाए गए ये अलाव राहगीरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी देर रात तक राहत देने का काम कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष का कहना है कि जनता की मांग पर और भी अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि आम लोगों को सर्दी से राहत मिल जाए। और बता दें आपको, उत्तराखंड में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इस दौरान नगर पालिका ने चौक चौराहों पर अलाव का व्यवस्था किया है। इस दौरान लोगों को भी काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से शहर में जो है लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और इस दौरान जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। लोग आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और ठंड बढ़ते ही अलाव की व्यवस्था हर चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के विकास नगर
में मौसम आजकल साफ और जो सर्दी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां बता दें आपको, दिन में तो हल्की धूप होती है, लेकिन शाम होते ही मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है और ऐसे में धुंध और कोहरे का भी कहर देखने को मिलता है और ठंड बढ़ते ही लोग अब अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। देखिए, सर्दियां बहुत ज्यादा है वास्तव में इस बार, और अलाव की व्यवस्था हमने विकास नगर में कर दी है। 6 जगह भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। वेदांत स्वीट शॉप, देहरादून बस स्टैंड, विकास नगर चौकी बाजार के पास, यात्रिक होटल, एनके स्वीट शॉप और रसूलपुर में। बाकी अगर कहीं से और डिमांड भी आएगी तो हम वहाँ व्यवस्था करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, देखिए लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान विकास नगर में भी ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जैसे जैसे सर्द मौसम होता जा रहा है वैसे वैसे प्रशासन के द्वारा जो ये व्यवस्थाएं हैं उसको भी तेज कर दी गई है, दुरुस्त है। फिलहाल तो अभी विकासनगर क्षेत्र में भी नगर पालिका के द्वारा 6 विभिन्न स्थानों पर जो है अलाव की व्यवस्था भी की गई है, ताकि राहगीरों को रात को कोई चलने में दिक्कत ना हो और ठंड से कोई दिक्कत ना। उसके लिए कई अलग अलग स्थान जो है चिन्हित किए हुए हैं, चाहे वो हरबरपुर चौक हो, वेदांत चौक हो, चाहे बस अड्डा हो, या इस तरह के अनेक जो है कई विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर रखी है, ताकि राहगीरों को दिक्कत ना हो और स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। जी और बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए जो वहां पर अभी फिलहाल तापमान है उसका क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल उत्तराखंड में जैसे जैसे मौसम, जैसे ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन की अब व्यवस्थाएं तो चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी खुद की भी जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही हैं। कई देखा जा रहा है कि लोग स्वेटर पहने या शॉल पहने हुए चल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में लगातार जो है बर्फ का इस टाइम धीरे धीरे जो मौसम है वो सर्द होता जा रहा है, तो बर्फ कई जगह पर बर्फ भी पड़ रही है, जिसको लेकर पहाड़ों की जो ठंडक है वो मैदानी इलाकों में भी लगातार उसका असर देखने को मिल रहा है। उसको लेकर प्रशासन भी फिलहाल उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दे रही है। जी अमित, देखिए बढ़ते ठंड को लेकर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान नगर पालिका की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बताना चाहूंगा, विकासनगर जो हमारा क्षेत्र है इसमें नगर पालिका के द्वारा लगातार कई विभिन्न स्थानों पर लकड़ी की व्यवस्था की गई है, ताकि अलग अलग जगह पर जो रात को लोग गश्त कर रहे होते, चाहे वो पुलिस हो या वन विभाग हो, या हर चौराहे चौबंद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लकड़ी की व्यवस्था भी नगर पालिका विकासनगर के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, और खासतौर पर जो लोग रात को चलने वाले लोग हैं, मुसाफिर हैं, जो बसों से सफर करते हैं या फिर गाड़ियों से, बाइक से सफर करते हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। उसको लेकर अलाव का एक सहारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लोगों में फिलहाल काफी एक गर्माहट पाने के लिए वहाँ पर अलाव का जो सहारा लोग लेते हुए आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। जी अमित, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है उसके बाद जो आम जनजीवन है वो कितना प्रभावित हो रहा है, आम लोगों की जिंदगी पर इसका कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल जिस हिसाब से धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड के प्रकोप से लगातार आम जनमानस का जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त होता दिख रहा है, क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ते ही लोग जो है सवेरे थोड़ा देर से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं शाम को भी सुबह शाम की ठंड बहुत ज्यादा तेज है, तो शाम को भी लोग धीरे धीरे जो है अपने शाम होते ही अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, ताकि ठंड का प्रकोप का कोई असर उन पर दिखाई न दे, क्योंकि ठंड के आते ही मौसम बदलते ही कहीं न कहीं बीमारियां भी जन्म लेती हैं और कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए भी लोग अपने अपने घरों में समय से घुसते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई दे रही हैं। चाक चौबंद दिखाई दे रही है और लगातार जो है नगर पालिका की तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही है और ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई है। ठीक है अमित, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी से 491 ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सेना का अटूट अंग बने। देहरादून में बनी
भारतीय सैन्य अकादमी में 197 रेगुलर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 525 ऑफिसर कैडेट्स ने अपनी कठोर और अनुशासित सैन्य प्रशिक्षण यात्रा पूरी कर नई जिम्मेदारियों के साथ कदम बढ़ाया। और इनमें से 491 कैडेट्स भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बने, जबकि 14 मित्र देशों के 34 ऑफिसर कैडेट्स अपनी अपनी सेनाओं का हिस्सा बने। इस भव्य और गरिमामय परेड में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में परेड का निरीक्षण किया और पास आउट हो रहे ऑफिसर कैडेट्स की सलामी ली। वहीं परेड के दौरान अनुशासन, समर्पण और सैन्य परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज आईएमए की पासिंग आउट परेड हो रही है और इस वक्त जो है जेंटलमैन कैडेट्स जो भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं वो इस वक्त चाइल्डहुड बिल्डिंग, जिसे ऐतिहासिक बिल्डिंग कहा जाता है, उसके अंदर घुस रहे हैं और ऐसे में जो है ये भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए तो इस परेड में तकरीबन 525 जो है ऑफिसर कैडेट औपचारिक रूप से भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं और ये मित्र देशों की जो कैडेट हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तकरीबन अगर बात कर ली जाए तो 491 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे, जबकि 34 कैडेट जो है 14 मित्र देशों की सेनाओं को नई ऊर्जा और नेतृत्व का परिचय देंगे। और मौसम सर्द होते ही जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। विकासनगर के प्रतीतपुर गांव में भी जंगल से भटककर एक सांभर गांव में आ घुसा। इस खूबसूरत जंगली जानवर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, तो वही भीड़ को देखकर घबराया हुआ ये सांभर इधर उधर दौड़ते हुए नाले में जा फंसा और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस सांभर का रेस्क्यू कर नाले से बाहर निकालकर सुरक्षित घने जंगल में उसे छोड़ दिया। पहाड़ी इलाकों में इंसान और वन्य जीवन का संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है और इसी के बीच सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर सामने आई है। सवाल उठ रहा है कि क्या वन विभाग के पास इतनी मैन पावर है कि वो स्कूल आने जाने वाले नौनिहालों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिनों वन्यजीव मूवमेंट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों के पास जंगली जानवरों के दिखने की घटनाएं बढ़ने से अभिभावक भी गंभीर रूप से चिंतित हैं। डर ये है कि कहीं इस संघर्ष का खामियाजा बच्चों पर न पड़े। अब ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या वन विभाग के पास उतना मानव संसाधन है कि वे बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने और उन्हें स्कूल से वापस लाने में मदद कर पाए, जिसको लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रंजन कुमार मिश्र ने ये कहा है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया वहां पर पूरी फोर्स फोकस्ड तरीके से तैनात है। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खतरे को समझ पाएं और खुद को सुरक्षित रख सके। जहां से भी शिकायतें मिलती हैं वहां पर फायर वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय टीमें तुरंत तैनात की जा रही हैं। कुछ जगहों पर तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदलने का अनुरोध भी किया गया। इंडिया के पास इतने नहीं है कि हम सभी को सुरक्षा दे सके। हमारा जो हॉटस्पॉट है जहाँ पर एनिमल मूवमेंट ज़्यादा संभावना है उसी को ही हम फोकस करेंगे। बाकी सभी स्कूल्स को हमने ये कह रहे हैं कि कैसे आपने आपको सुरक्षित रखोगे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा। विभाग का दावा है कि संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है और टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये मैन पावर पर्याप्त है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में वन विभाग की समीक्षा बैठक में उचित दिशा निर्देश दिए कि मानव वन्य जीवन संघर्ष की किसी भी घटना पर 30 मिनट में टीम मौके पर पहुंचे। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। लेकिन पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पहुंचने में घंटों पैदल चलना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो टीम कैसे आधे घंटे में पहुंच पाएगी। इसको लेकर वन विभाग के मुखिया यानी रंजन कुमार मिश्र ने साफ किया और कहा कि बैठक में कहा गया कि रिएक्शन टाइम कम किया जाए। पहाड़ी इलाकों की दूरी चुनौती है, लेकिन जैसे ही जानकारी प्राप्त हो जो भी अधिकारी सबसे पास होता है
रेंजर, डीएफओ या स्थानीय टीम, उसे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होगा। देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आप सुरक्षित रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर जानवर का मूवमेंट हो रहा है, गांव लोग कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल जाने वाला रास्ते में मूवमेंट हो रहा है, तो उस जगह पे वन विभाग के पास जो मानव संसाधन है तो उसको एडिक्वेटली यूज़ करने के लिए हमने इसको एक प्रक्रिया बना रखा है कि जैसे फायर वॉचर्स है या हमारा QRT है, उन्होंने उस समय पे वहाँ पर रहेंगे ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल पे पहुँच जाए। এবং कुछ कुछ जगह पे स्कूल का बच्चों का टाइमिंग में भी चेंज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। भले ही विभाग का कहना है कि उनकी कोशिश है कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और तेज की जाए, लेकिन पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियां और अस्थायी संसाधन अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बढ़ते वन्य जीव मूवमेंट के बीच क्या वन विभाग बच्चों की सुरक्षा की असली परीक्षा में खरा उतर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नैनीताल में बाजारों से लेकर सड़कों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाजारों में चलना अब दूभर हो गया है। साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं हाईकोर्ट ने 2016 में नैनीताल में अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया, लेकिन उसके बाद भी शहर की बाजारों के हाल वैसे ही है। हालांकि एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया कि नैनीताल नगर पालिका के साथ मिलकर जल्द ही शहर के ऐसे क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा और किसी की आने वाले और साथ ही आने वाले समय में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कि हमारे द्वारा समय समय पर इन क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में शहर के, चाहे बड़ा बाजार हो, चाहे पंथ पार्क हो, चाहे मॉल रोड हो, नगर पालिका के साथ संयुक्त रूप से अभियान भी चलाया जाता है और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई भी की जाती है। नगर पालिका परिषद नैनीताल के स्तर से एंटी एनक्रोचमेंट टीम भी गठित की हुई है जो इन जगहों पर जाकर समय समय पर अतिक्रमण हटाई जाती है। विगत कुछ दिनों में पर्यटक की गतिविधियां, पर्यटक एक्टिविटीज थोड़ा सा राइज पर है, इस वजह से थोड़ा सा ये एनक्रोचमेंट ड्राइव को, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को थोड़ा और एफर्टली चलाने की आवश्यकता है, जिसके लिए पालिका को निर्देशित किया गया और हमारे द्वारा स्वयं भी इसमें मॉनिटरिंग करते हुए और खुद भी मौके पर उतरते हुए कार्रवाई की जाएगी। मुनस्यारी में इन दिनों पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। बता दें कि पुरानी पेयजल योजना आज बढ़ती आबादी के सामने पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रही है। दरअसल जल निगम ने 1,50,00,000 रुपए की लागत से नई योजना को पिछले साल ही मंजूरी दी थी, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए और जांच में भी खामियां पाई गई। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों का कहना है कि स्रोतों की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है और स्रोत के ऊपरी भाग में कुमायूं विकास निगम द्वारा डंप किया गया कचरे का ढेर और जब स्रोतों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही जल संस्थान की कार्यशैली को लेकर लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मुनस्यारी पर्यटन नगरी है और हिम नगरी है और अब ये मुनस्यारी नया नगर पंचायत भी बन गया है। 1971 में मुनस्यारी की पेयजल सुचारू करने के लिए एक पेयजल योजना बनी थी जो भूमका पानी, और वर्तमान समय में तब से जो है कोई भी योजना मुनस्यारी के लिए स्वीकृति नहीं हुआ। बीच में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 2 करोड़ रुपए का जो मुनस्यारी की जो पेयजल योजना जो बननी थी वो भी माननीय न्यायालय में चल रहा है, वो अधर पर लटका है। यहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में पानी है। बलाती से लेकर के बलकल्टा और थामरी कुंड का पानी जो है यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही से जो है पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग कई दिनों से हड़ताल के उसमें रह गए थे कि हमने कहा भाई हम लोग अगर पानी नहीं मिला तो बहुत गंभीर समस्या आने वाला है, जबकि यहाँ पे पर्यटक स्थल है, यहाँ नए नगर पंचायत खुले हैं, कोई भी कार्य अभी तक हो नहीं पाया है। हम चाहते हैं कि सरकार प्रशासन से कि वो तत्काल इस लाइनों को सुधारे। जो 84-85 का जो लाइन है वो लाइनें जंग लग चुके हैं, उन लाइनों को रिपेयर नहीं हो पा रहा है और कई जगह जो है पानी ओवरफ्लो करके नालियों में बह रहे हैं, लेकिन लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे। हरिद्वार के भगत सिंह चौक स्थित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है। साल 2008 में शुरू हुई यह परियोजना अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब ये खंडहर कूड़े के ढेर और
नशे के सौदागरों का मंच बनता जा रहा है। सरकारी मंत्र और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। और ऑडिटोरियम की हालत का जायजा लेने न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। क्या है वहां की स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2008 में हरिद्वार के शिवलोक कॉलोनी में सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत एक भव्य ऑडिटोरियम बनाने की योजना शुरू की गई थी। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तराखंड पेयजल संस्थान के निर्माण इकाई को दी गई। करीब 65% काम पूरा भी हो गया था, लेकिन फिर BHEL प्रशासन ने निर्माण स्थल पर काम रुकवा दिया। दरअसल ऑडिटोरियम की भूमि BHEL क्षेत्र में होने के कारण भूमि ट्रांसफर की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। तत्काल जिलाधिकारी ने 2008 में निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाई थी, लेकिन BHEL प्रशासन ने ट्रांसफर औपचारिक रूप से न होने पर काम रुकवा दिया था। संस्कृति विभाग लगातार काम पूरा होने का निर्देश दे रहा है, लेकिन मामला अभी तक अटका हुआ है। संस्कृति विभाग द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो दुर्दशा इसलिए रो रहा है कि BHEL और प्रशासन का विवाद है। इसके अंदर BHEL ने प्रशासन को ज़मीन हैंडओवर नहीं करी, इसलिए ये रुका हुआ है। शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है यहाँ। 8 साल बीतने के बाद भी ये भव्य भवन अधूरा छूट गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि अधूरे पड़े ऑडिटोरियम में अब कूड़े और आवारा मवेशियों का राज है। यहाँ शाम ढलते ही जुआरी और शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। इलाके के लोगों में इन हालातों को देखते हुए असुरक्षा का भाव भी पैदा हो चुका है। स्थानीयों की माने तो खंडहर पड़े इस भवन में आपराधिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। ऑडिटोरियम बनाया था भारतीय संस्कृति के थ्रू, बट अब आज की डेट में यहाँ पे शराबी, जुआरी, सट्टेबाज सब यही रहते हैं। यहाँ पे कूड़ा डालते रहते हैं, गंदगी मचा के रखते हैं। प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो इंसान, ऐसा माहौल नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई बैठ सके, रह सके, या फिर कोई बहू बेटी निकल सके। रात के टाइम में यहाँ पे इतने शराबी होते हैं, पी के दंगा फसाद करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, और दारू 24 घंटे यहाँ पे पी के ऐसे ही पड़े रहते हैं ऑडिटोरियम में। जब से यहाँ बना ना, जब से चोर सोना चांदी सारा इसमें छुपा के रखेंगे, पैसे कौड़ी पता नहीं कहाँ से ले आके पूरी रात इसमें रहेंगे। कोई ठीक नहीं है कि क्या होता है नहीं होता। लेडीज जा रही थी रात में, ऐसी होगी अपनी ड्यूटी से आ रहे, बेचारे उसके पीछे ही पड़ गए। वो आए मेरे दुकान पर खड़े हो गई, करी आंटी मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? करी देखिए एक हमारे पीछे पड़ गया। फिर मैंने आदमी जा रहे थे उनके पीछे, मैंने बोला कि इनके पहुँचा उनके घर पर। पता ऐसे हाल कर रखा है इन लोग यहाँ पर। ये ऑडिटोरियम जब से बना, ये 2000 मतलब ऐसा हो गया 10 साल हो गए, 15 साल से बनना चालू हुआ। इसमें विपत्ति हुई। अब जब से ये बंद पड़ा हुआ तब से इसमें गुंडागर्दी, दारू, शराब, आदमी मतलब लुंगड़े, पता नहीं मार पिटाई, इतनी झगड़े इतने होते हैं कि इसका कोई चोर इतने रहते हैं। हम लोग तो यहाँ मोहल्ले के लोग सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। हम लोग हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस पूरे ऑडिटोरियम को लेकर दोबारा से रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही नगर निगम को भी आदेश दिए गए हैं कि इस ऑडिटोरियम की किस तरीके से मरम्मत हो सकती है, जिससे क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। मैडम, मेरे संज्ञान में लाया गया था कि भगत सिंह चौक के पास BHEL की भूमि पर एक पुराने टाइम में एक ऑडिटोरियम बनाया गया था, जिसकी आज की स्थिति हमने आज देखी थी। तो वहाँ पर काफ़ी कचरा आदि पड़ा हुआ था और वो काफ़ी क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। इसी क्रम में BHEL के साथ और साथ ही नगर निगम के भी और जो हमारे मेलाधिकारी मैडम है उनके नॉलेज में भी लाया गया है मैटर। उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा और आने वाले समय में हम मेले में या अन्यथा इस एसेट का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर कुछ बने तो उससे लोगों को फायदा हो सके। हरिद्वार के इस अधूरे ऑडिटोरियम की कहानी नौकरशाही की सुस्ती और विभागीय टकराव की मिसाल बन चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार इस रुकी हुई परियोजना को जनहित में कब तक पूरा करवाती है। हरिद्वार से न्यूज इंडिया के लिए विश्वास सैनी की रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल के लिए बस